सब्ज पहाड़ों के दरमियान एक खूबसूरत और खुशबूदार बाग था। उसके बीच सफ़ेद चुनबीली, गुलाबी कुल्लियों और सब्ज बेलों से बना शानदार महल था। सुबह होते ही महल की दीवारों पर लगी कलियां सितारों की तरह चमकतीं। जब कोई दरवाज़ा खुलता तो नर्म खुशबू हवा में फैल जाती। इसी महल में कुलियों की शहजादी हुरब रहती थी। उसका चेहरा रोशन, आंखें शबनम जैसी साफ और लंबे घुंघरियाले बाल सफ़ेद कुलियों से सजे थे। उसके लिबास पर जिंदा फूल खुलते थे जो मुरझाने के बजाय हर रोज अपना रंग बदल लेते थे। लेकिन हुरब की असल खूबसूरती उसकी मुस्कुराहट थी। जब वो हंसती तो महल की तमाम कुलियां एक साथ खुल जाती। जब वो किसी उदास इंसान का हाथ थामती तो बाग की महक उसके दिल तक पहुंचती और उसका गम कुछ हल्का हो जाता। लोग अपने मसले लेकर हुरब के पास आते थे। कोई घर के झगड़े या कारोबार के नुकसान से परेशान होता, कोई जुदाई में टूटा होता और कोई अपनी गलती पर खुद को माफ नहीं कर पाता था। हुरब उनके मसले जादू से गायब नहीं करती थी। वो उन्हें बाग के एक खास हिस्से में ले जाती जहां नीली और सफ़ेद कुलियां दायरे में खुली होती थीं। वहां बैठकर दिल की घबराहट कम होती, गुस्सा नरम पड़ता और इंसान को अपने मसले का दूसरा रुख नजर आने लगता। लोग कहते थे, हुरब गम नहीं मिटाती मगर दिल को इतना नरम कर देती है कि आगे का रास्ता नजर आ जाए। बाग के करीब गुलकिनार नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां के लोग सादा, मेहनती और मददगार थे। किसी के घर खाना कम या कोई बीमार होता तो पूरा गांव साथ खड़ा होता। छोटी नाराज़ी भी शाम से पहले ख़त्म हो जाती क्योंकि बाग़े नौखेज़ की खुशबू हर गली तक पहुंचती थी। हुरब को यकीन था कि इस वादी में नफ़रत ज़्यादा देर नहीं रह सकती। मगर एक शाम सब कुछ बदल गया। आसमान पर बनफशी बादल छा रहे थे। अचानक पहाड़ों के पीछे से एक सियाह बगोला उठा और गांव के बाहर एक सूखे दरख्त के पास रुक गया। धुएं से एक लंबा नौजवान बाहर निकला। उसके लिबास पर स्याह नीले निशान, आंखों में अंगारों जैसी चमक और सर पर स्याह ताज था। वो इंसान नहीं था, वो धुआं नगर के जुनूं का शहजादा ज़ारम था। ज़ारम ने बाग़े नौखेज़ की तरफ देखा। बाग की खुशबू उस तक पहुंची मगर उसका चेहरा और सख्त हो गया। उसके हाथ में शीशे की एक छोटी बेरंग शीशी थी जिसमें बदगुमानी की खुशबू बंद थी। ये खुशबू नाक से महसूस नहीं होती थी। ये दिल की छोटी नाराज़ी को बड़ा गुस्सा बना देती, आम बात को बेइज्जती, खामोशी को दुश्मनी और गलती को साजिश बना देती थी। ज़ारम ने मुसाफिर का रूप बनाया, गुलकिनार में दाखिल हुआ और कुएं के पास शीशी खोल दी। अगली सुबह दूध फरोश रहीम घरों में दूध पहुंचा रहा था। सकीना ने सिर्फ इतना कहा, रहीम भाई, आज दूध कुछ कम लग रहा है। रहीम ने उसे सवाल नहीं, इल्जाम समझा। तुम मुझे बेईमान कह रही हो? सकीना हैरान रह गई। मैं तो सिर्फ पूछ रही थी। मगर रहीम ने उसकी बात पूरी ना सुनी और गुस्से में चला गया। उसने सबको बताया कि सकीना ने उसे चोर कहा है। दोपहर तक आधा गांव रहीम को बेईमान और बाकी सकीना को झगड़ालू समझने लगा। शाम तक एक छोटी बात पूरे महल्ले की लड़ाई बन गई। फिर लोहार और किसान लड़ पड़े। दो दोस्तों ने एक दूसरे की बात गलत समझी और दो बहनों ने एक पुराने लिबास की वजह से बात करना छोड़ दी। गांव की गलियों में सलाम से ज्यादा शिकायतें सुनाई देने लगीं। हुरब ने महल की बालकोनी से शोर सुना। उसने हाथ उठाए और बाग की खुशबू गांव की तरफ भेज दी। सैकड़ों सफेद कलियां खुल गईं। चंद लम्हों के लिए लोगों के चेहरे नर्म हुए, मगर खुशबू कम होते ही गुस्सा पहले से ज्यादा वापस आ गया। हुरब परेशान हो गई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इसी रात बाग की सबसे पुरानी कली अव्वल अचानक बंद हो गई। कहा जाता था कि पूरे बाग की खुशबू इसी कली के दिल से पैदा होती है। हुरब ने कली पर हाथ रखा तो अंदर कमजोर सी धड़कन महसूस हुई। फिर एक सरगोशी सुनाई दी।
नफरत बाहर से नहीं आई, इसे दिलों में रास्ता दिया गया है। अगली सुबह लोग मदद मांगने के बजाय हुरब से लड़ने आ गए। रहीम ने कहा, तुम्हारी खुशबू ने हमें कमजोर बनाया, हम अपनी असल शिकायतें भूलते रहे। हुरब ने नरमी से कहा, शिकायत है तो बात करो, मगर गुस्से में फैसला मत करो। बदगुमानी ने उसके अल्फाज का मतलब भी बदल दिया। लोगों को लगा हुरब उन्हें बेवकूफ़ कह रही है। वो शोर करते वापस चले गए। हुरब के दिल को बहुत चोट पहुंची। ज़ारम दूर खड़ा सब देख रहा था। वो मुस्कुराया, मगर हुरब की उदासी देखकर एक लम्हा बेचैन हुआ। ये तो सिर्फ आगाज है। चंद दिनों में गुलकिनार बदल गया। बाजार में झगड़े बढ़ गए, घरों में तल्ख बातें होने लगी और बच्चे भी अपने दोस्तों से लड़ने लगे। सख्त बात पर फूल स्याह होते, झूठी खबर पर बीलें उलझती और माफ़ी से इनकार पर मिट्टी सख्त हो जाती। हुरब सूखते फूल बचाने की कोशिश करती रही, मगर अब खुशबू काफ़ी नहीं थी। एक रात उसे महल के बंद हिस्से से शीशा टूटने की आवाज़ आई। वो चिराग लेकर वहां पहुंची। एक पुराना कमरा खुला था और उस पर लगी चंबीली की मेहर टूट चुकी थी। कमरे में आईना नियत रखा था। ये आम आईना नहीं था। ये इंसान का चेहरा नहीं, बल्कि उसके काम के पीछे छुपी नियत दिखाता था। हुरब ने आईने में देखा। लोगों के गिर्द बारीक स्याह धागे लिपटे थे। वो धागे कुएं, बाजार और गलियों से होते हुए एक अजनबी मुसाफिर तक जा रहे थे। अचानक मुसाफिर का चेहरा धुएं में बदल गया और उसके सर पर जिनों का ताज जाहिर हुआ। जिन शहजादा? हुरब के मुंह से निकला। इसी वक्त आईना चटक गया और ज़ारम की आवाज़ गूंजी, अगर सच जानना है तो कल आधी रात सूखे दरख्त के पास आना, मगर अपनी खुशबू साथ मत लाना। अगली रात हुरब ने बालों से कलियां उतार दी, सादा सफ़ेद लिबास पहना और अपनी खुशबू कलिए अव्वल में बंद कर दी। सूखे दरख्त के नीचे ज़ारम अपनी असली शक्ल में खड़ा था। हुरब ने पूछा, तुमने मेरे लोगों के दिलों में नफरत क्यों भरी? ज़ारम बोला, मैंने कुछ नहीं भरा, मैंने सिर्फ वो चीज़ बड़ी की जो पहले से उनके दिलों में थी। तुमने शक को जहर बना दिया है। ज़ारम की आवाज़ में दर्द आ गया। और तुम सदियों से लोगों के जख्मों पर खुशबू डालती रही हो। क्या तुमने कभी पूछा कि वो जख्म बार बार क्यों खुलते हैं? फिर उसने ज़मीन पर हाथ मारा। धुएं में धुआं नगर का पुराना दरबार दिखाई दिया। दरमियान में उसकी माँ मलका ज़ुरियाब उदास बैठी थी। ज़ारम ने कहा, मेरी माँ सल्तनत की गलत बातों के खिलाफ बोलती थी, मगर जब वो अपना दुख बताती, दरबारी उसे एक खास इत्र सूंघा देते। वो इत्र कुछ वक्त के लिए गम भला देता था। सब उसे कहते, इत्र लगाओ और मुस्कुराओ। किसी ने उसकी पूरी बात नहीं सुनी। एक दिन वो हमेशा के लिए खामोश हो गई। हुरब ने उसके गुस्से के पीछे छुपा दुख देख लिया। तुम्हारी माँ के साथ जुल्म हुआ, मगर बेगुनाह लोगों को जख्मी करना भी जुल्म है। ज़ारम बोला, 3 दिन बाद गुलकिनर के लोग खुद तुम्हारा बाग तोड़ देंगे। तब साबित होगा कि तुम्हारी खुशबू मोहब्बत नहीं पैदा करती, सिर्फ सच छुपाती है। वो धुएं में गायब हो गया। हुरब महल वापस आई, मगर उसके दिल में सवाल था, क्या मैं लोगों को गम से निकाल रही हूँ या सिर्फ कुछ देर के लिए गम भुला रही हूँ? अगली सुबह उसने बाग की खुशबू रोक दी। खुशबू खत्म होते ही लोगों ने गुस्से, हसद, खौफ और दुख का पूरा बोझ महसूस किया। वो हुरब पर चीखने लगे, मगर हुरब गांव के चौक में खामोशी से बैठ गई। उसने कहा, आज मैं गम भुलाने वाली खुशबू नहीं दूंगी। आज हम एक दूसरे की बात सुनेंगे। शिकायत करने वाला इल्ज़ाम नहीं लगाएगा, सिर्फ अपना दुख बताएगा। दूसरा जवाब देने से पहले उसकी बात दोहराएगा, ताकि साबित हो कि उसने सुना है। शुरू में कोई आगे न आया। फिर रहीम की माँ आमना खड़ी हुई। मेरा बेटा कई महीनों से कर्ज के खौफ में था, इसीलिए उसने एक आम सवाल को अपनी बेइज्जती समझ लिया। सकीना ने कहा, मैंने तुम्हें चोर नहीं कहा था, मुझे सिर्फ डर था कि बच्चों के लिए दूध कम ना पड़ जाए। रहीम का सर झुक गया और आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसने सकीना की बात पूरी सुनी। फिर लोहार और किसान आगे आए।
دونوں بہنیں آئیں اور پرانے دوست بھی سامنے آئے۔ جہاں کوئی سچی بات کہتا وہاں ایک سیاہ پنکھڑی گر جاتی، جہاں کوئی اپنی غلطی مانتا وہاں نئی سفید کلی نکل آتی۔ یہ دیکھ کر زارم نے بدگمانی کی شیشی پوری کھول دی۔ سیاہ دھواں پورے گاؤں پر پھیل گیا۔ لوگوں کے کانوں میں پرانی تکلیفیں گونجنے لگیں۔ معاف مت کرنا، جو جھک گیا وہ ہار گیا۔ لوگ دوبارہ لڑنے لگے۔ حورب نے زارم کو باغ کی طرف جاتے دیکھا اور سمجھ گئی کہ اس کا اصل نشانہ کلیے اول ہے۔ وہ تیزی سے محل پہنچی۔ زارم کلی کے سامنے سیاہ آگ کی تلوار لیے کھڑا تھا۔ اگر یہ کلی ٹوٹ گئی تو تمہاری خوشبو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ حورب جانتی تھی کہ وہ اپنی طاقت سے زارم کو روک سکتی ہے، مگر پھر خوشبو لوگوں کو کچھ دیر کے لیے پرسکون کر دیتی اور اصل مسئلہ دوبارہ چھپ جاتا۔ حورب نے ایسا فیصلہ کیا جس کی زارم کو امید نہیں تھی۔ اس نے خود کلیے اول توڑ دی۔ باغ ہل گیا، محل کی کلیاں گر گئیں، بیلیں سوکھ گئیں، حورب کے لباس کے پھول جھڑ گئے اور بالوں کی آخری چمبیلی مرجھا گئی۔ زارم حیرت سے پیچھے ہٹا۔ تم نے اپنا ہی جادو ختم کر دیا؟ حورب کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر آواز مضبوط تھی۔ اگر میری خوشبو لوگوں کو سچ سننے سے روکتی ہے تو مجھے ایسی خوشبو نہیں چاہیے۔ لیکن تمہاری بدگمانی بھی سچ نہیں، وہ دکھ کو غصے میں بدلتی ہے۔ آج ہر شخص کو اپنے دل کی ذمہ داری خود لینی ہوگی۔ اس کے آنسو ٹوٹی کلی پر گرے، مگر کلی نہ کھلی۔ زارم بولا، دیکھا، تمہارا جادو ختم ہو گیا۔ حورب نے جواب دیا، شاید اب جادو مجھے نہیں، لوگوں کو کرنا ہوگا۔ وہ گاؤں کے چوک میں واپس آئی۔ اب اس کے ساتھ نہ خوشبو تھی نہ جادوئی روشنی۔ میں تمہارا غم ہلکا کرتی رہی، مگر شاید تمہیں غم کے ساتھ بیٹھنا نہ سکھا سکی۔ اب میرا باغ صرف تمہاری سچائی سے زندہ ہوگا۔ رحیم نے سب سے پہلے آمنہ اور سکینہ سے معافی مانگی۔ کسان نے لوہار کا ہاتھ تھاما، بہنیں گلے ملی اور دوستوں نے اپنی غلطیاں مان لی۔ ہر سچی معافی کے ساتھ زمین سے ایک بے خوشبو مگر چاندنی جیسی روشن کلی نکلنے لگی۔ اب شیشی اثر نہیں کر رہی تھی، کیونکہ سچی تکلیف بیان ہو تو بدگمانی کے لیے جگہ کم رہ جاتی ہے۔ اچانک شیشی میں درار پڑی اور وہ ٹوٹ گئی۔ سیاہ دھواں الٹا زارم کے گرد لپٹ گیا۔ دھوئیں میں ملکہ زریاب کا عکس ظاہر ہوا۔ اس نے کہا، بیٹے، تم نے میرے دکھ سے سبق لینے کے بجائے اسے ہتھیار بنا لیا۔ میں چاہتی تھی لوگ ایک دوسرے کی بات سنیں، دشمن نہ بنے۔ زارم گھٹنوں کے بل گر گیا۔ میں صرف چاہتا تھا کوئی مانے کہ میری ماں کے ساتھ ظلم ہوا تھا۔ حورب اس کے قریب آئی۔ میں مانتی ہوں، تمہارا دکھ سچا ہے، مگر تمہارا راستہ غلط تھا۔ سچا دکھ ہمیں دوسروں کے زخم سمجھنا سکھاتا ہے، نئے زخم دینا نہیں۔ زارم کے آنسو زمین پر گرے۔ وہاں ایک سیاہ کلی نکلی۔ سب لوگ ڈر گئے، مگر وہ آہستہ آہستہ کھلی اور اس کے اندر سے سفید روشنی نکلنے لگی۔ اس کلی میں کوئی خوشبو نہیں تھی۔ حورب نے اسے ہاتھ میں اٹھایا اور کہا، ہر دکھ کو خوشبو سے چھپانا ضروری نہیں۔ کبھی انسان کو صرف یہ چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی اس کی پوری بات سن لے۔ اسی وقت باغ میں نئی کلیاں نکلنے لگیں۔ ان کی خوشبو پہلے جیسی نہیں تھی۔ اب وہ غم نہیں بھلاتی تھی، صرف دل کی سختی کم کرتی تھی، تاکہ لوگ سچ سن سکیں، اپنی غلطی مان سکیں اور غصے میں فیصلہ کرنے سے پہلے رک سکیں۔ محل دوبارہ بن گیا۔ اس کے مرکزی دروازے کے اوپر بے خوشبو سفید کلی ہمیشہ کے لیے لگا دی گئی۔ حورب نے حکم دیا کہ زارم 1 سال گل کنار میں رہ کر متاثرہ گھروں کی مدد کرے۔ پھر وہ دھواں نگر واپس جا کر ایسا دربار بنائے جہاں ہر شخص بغیر ڈر کے اپنی بات کہہ سکے۔ زارم نے سر جھکا کر فیصلہ قبول کر لیا۔ وقت کے ساتھ گل کنار دوبارہ خوشحال ہو گیا، مگر اب لوگ ہر سنی بات پر فوراً یقین نہیں کرتے تھے۔
وہ پہلے پوچھتے، کیا واقعی تمہارا مطلب یہی تھا؟ اگر کسی کی بات سے دکھ پہنچتا تو لڑنے سے پہلے بات کرتے، اگر غصہ آتا تو جواب دینے سے پہلے رک کر سوچتے۔ حورب اب بھی پہلے جیسی نرم دل اور مسکراتی ہوئی شہزادی تھی، مگر اب اس کی مسکراہٹ میں نئی سمجھ بھی شامل تھی۔ وہ کہتی تھی، ہر غصے کے نیچے کوئی خوف، دکھ یا ادھوری بات چھپی ہوتی ہے۔ اگر ہم صرف غصہ دیکھیں گے تو لڑیں گے، لیکن اگر اس کے نیچے چھپی تکلیف سن لیں تو شاید ایک ٹوٹتا رشتہ بچ جائے۔ اور گل کنار میں یہ بات مشہور ہو گئی، نفرت اکثر دوسروں کے لفظوں سے نہیں، ہماری غلط سمجھ سے پیدا ہوتی ہے۔ اصل خوشبو وہ نہیں جو غم بھلا دے، اصل خوشبو وہ ہے جو دل کو اتنا نرم کر دے کہ وہ سچ سن سکے۔